Hello friends, welcome back. This is Seema Dhupa and today we'll be talking about topic cost audit. So cost audit कौन से सेक्शन से रिलेटेड है, प्लस कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन पर कॉस्ट ऑडिट लगता है, कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, कॉस्ट ऑडिट का कितना एस्पेक्ट, कितना स्कोप हमारे इस बार के एग्ज़ाम में है, वो सब हम आज पढ़ेंगे. सो प्लीज़ लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टॉपिक की छोटा सा पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन समझेंगे सो दैट ताकि आगे जब हम पढ़ें तो हमारे लिए टॉपिक को समझना आसान हो जाए. ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज़ जो कॉस्ट ऑडिट टॉपिक है हमारा, ये हमारा सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कवर्ड है. इसके अलावा जो कॉस्ट ऑडिट है वो दो चीज़ों के बारे में बात करता है. पहली चीज़ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड और दूसरी चीज़ कॉस्ट ऑडिट. मतलब ये जो हमारा टॉपिक है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहला मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स और दूसरा कि कंडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट. ऐसा नहीं है कि हर कंपनी जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेगी उसे कॉस्ट ऑडिट करवाना ही है. सो देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, देयर आर सर्टेन थिंग्स कि अगर वो कंपनी फुलफिल करती है, फॉर एग्जांपल टर्नओवर, अगर कंपनी का इतना टर्नओवर है तो ही वो कॉस्ट ऑडिट या फिर कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगी. तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि कॉस्ट ऑडिट के चैप्टर में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे किस तरीके से. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये हमारा सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कवर्ड है. दूसरी चीज़ कि ये हमारे दो चीज़ों के बारे में बात करता है. वो चीज़ें हमारी क्या हैं? वो चीज़ें हमारी मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स और दूसरी है कंडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट. सो हम यहाँ पर बेसिकली यही पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिन पर कॉस्ट ऑडिट अप्लाई होता है. मतलब कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है, पर कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन भी करना है, साथ में उनको कॉस्ट ऑडिट भी करवाना ज़रूरी है. सो इट मीन्स कि हर कंपनी जो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है ज़रूरी नहीं है कि उसको आपका कंडक्ट भी करवाना है कॉस्ट ऑडिट. सो इट मीन्स व्हाट कि हम इसमें पहले तो यही पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ये कॉस्ट ऑडिट करवाएंगी और कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं. ठीक है, अब एक चीज़ है, हम बात कर रहे थे कारों की. कारों के अंदर भी सबसे बात तो हमारे ऊपर कारो 2016 अप्लाई होता है. ठीक है, सो कारो 2016 में भी बात हुई है कॉस्ट ऑडिट की, कॉस्ट रिकॉर्ड की. पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट करना है कि मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स पर, ना कि कॉस्ट ऑडिट पर. वहाँ पर सिर्फ बात हुई है कॉस्ट रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस के ऊपर रिपोर्ट करने की, ना कि कॉस्ट ऑडिट की. ओके, अब दूसरी चीज़ जो हम बात यहाँ पर करते हैं वो ये है कि करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करती है. उस ऑर्डर के अंदर क्या दिया होता है? उस ऑर्डर के अंदर दिया होता है सबसे पहली चीज़ क्लास ऑफ कंपनीज़ कि किन किन कंपनीज़ पर ये अप्लाई होता है. ठीक है, दूसरी चीज़ जो दी होती है वो उसमें ये दी होती है कि कौन सी ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज़ हैं जिनको आपका मेंटेन करने हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको कंडक्ट कराना है कॉस्ट ऑडिट. तो बेसिकली ये सब चीज़ें कहाँ पे मेंशन होती हैं? आपके ऑर्डर में मेंशन होती हैं. तो इस ऑर्डर के अंदर क्या क्या मेंशन होता है? कौन सी कंपनीज़, इसके अंदर ये भी मेंशन होता है कैसे मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स को, कैसे मेंटेन करना है रिकॉर्ड्स को. और ये भी इसके अंदर मेंशन होता है कि कैसे कंडक्ट कराना है कॉस्ट ऑडिट, कैसे कंडक्ट कराना है कॉस्ट ऑडिट.
सो बेसिकली इस ऑर्डर के अंदर ही सब कुछ मेंशन होता है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बेसिस पर ही कॉस्ट ऑडिट किया जाता है। चलिए, दिस वॉज समथिंग जो कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि यहाँ पर कॉस्ट ऑडिट वाले चैप्टर में बात दो चीज़ों की हो रही है, एक मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड और दूसरा कंडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑडिट की सबसे पहले क्या डेफिनेशन, उसका क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, मीनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑडिट इज एन ऑडिट प्रोसेस। ये क्या है, एक ऑडिट प्रोसेस है जो कि क्या कर रहा है, वेरीफाइंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल। तो बेसिकली कॉस्ट ऑडिट में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम कॉस्ट ऑडिट में बेसिकली कर रहे हैं ये कि हम कॉस्ट का ऑडिट कर रहे हैं कि भाई एक कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, उस कॉस्ट का ऑडिट, भाई कितना मटेरियल लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है, तो इस चीज़ का ऑडिट। कहीं कोई भी चीज़ आपकी ओवररेटेड या कहीं कोई भी चीज़ आपकी अंडर प्राइस तो नहीं है, तो यहाँ पर हम बेसिकली उस चीज़ का ऑडिट कर रहे हैं। और ये हम कैसे चेक करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स। और इसमें हम अकाउंट्स में क्या चेक कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ मटीरियल, लेबर कितना लगा है, और कौन से दूसरे आइटम्स भी हैं जिनका कॉस्टिंग हो रही है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ये बात करेंगे, हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऑडिट कॉस्ट का, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कॉस्ट ऑफ अदर आइटम्स। इसके अलावा यहाँ पर वही चीज़ लिखी है कि ये सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट में आपका मेंशन करा गया है। एंड जो ये ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, ये कंडक्ट किया जाता है सेक्शन 143 के एडिशन में। सेक्शन 143 क्या है, सेक्शन 143 है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट, मतलब ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने कॉस्ट ऑडिट करवा रहे हो तो आपको स्टैट ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, या आप अगर स्टैट ऑडिट करा रहे हो तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। सेक्शन 148 टॉक्स अबाउट कॉस्ट ऑडिट, 143 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल ऑडिट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। सो अगर आपकी कंपनी पर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टैट ऑडिट नहीं कराओगे, आपको स्टैट ऑडिट भी कराना है, मतलब आपको ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी करवाना है और आपको साथ में कॉस्ट ऑडिट भी करवाना है। सो समटाइम्स स्टूडेंट्स आस्क मी कि मैम अगर हम कॉस्ट ऑडिट करवा रहे हैं तो हमारा एक तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट तो हो रहा है, तो फिर हमें हमें फिर स्टैट ऑडिट कराने की क्या ज़रूरत है। सो द आंसर इज़ कि स्टैट ऑडिट में आपका एक वास्ट एरिया कवर होता है जिसमें आप सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हो, पर कॉस्ट ऑडिट में यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ ओनली द कॉस्टिंग पार्ट, कि एक आइटम अगर जो आपकी कंपनी मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी जो भी कॉस्टिंग है उसका ऑडिट, कि कितना मटेरियल लगा, कितना मटेरियल एक्चुअली में लगा और कितना आपने चार्ज किया, कितना आपका लेबर लगा, क्या आप एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज कर रहे हो, क्या कहीं पर आपने किसी भी चीज़ को ओवर या अंडर प्राइस तो नहीं किया। सो सेक्शन 148 इज़ कंडक्टेड इन एडिशन टू सेक्शन 143, मतलब कॉस्ट ऑडिट आपका स्टैट ऑडिट के साथ ही होगा, मतलब कि अगर स्टैट ऑडिट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। तो अगर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपको वो कॉस्ट ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारी एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट की। ओके, एज पर सेक्शन 148 जो एप्लीकेबिलिटी है वो कहाँ पे दी जाएगी, हमारी ऑर्डर में। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही पास कर सकती है। स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट, मतलब ऑडिट करना है किसका, आइटम्स ऑफ कॉस्ट। ऑर्डर में क्या दिया हुआ है कि वहाँ पर मेंशन किया है कि ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज, ये सर्टेन कंपनीज का मेंशन है, ये भी मेंशन है आपकी ऑर्डर में कि आपको किन किन आइटम्स की का ऑडिट करना है, साथ में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ मेंशन है, ऑर्डर में। सो यहाँ पर एक छोटी सी मैंने चीज़ लिख दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर उसमें क्या दिया होता है कि किन कंपनीज को रिकॉर्ड मेंटेन करना है, किन कंपनीज़ को रिकॉर्ड मेंटेन भी करना है और साथ में कॉस्ट ऑडिट भी कराना है, और
ऑडिट कैसे करना है, तो यहाँ पर ऑर्डर के अंदर सब कुछ दिया होता है। ओके, सो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर अपने ऑर्डर को पास करके क्या डायरेक्ट करती है, सच क्लास ऑफ कंपनीज as are engaged in production of such goods and services as may be prescribed and such class of companies providing services as may be prescribed। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं, कॉस्ट ऑफ सर्विस का भी ऑडिट होता है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपकी हम बात करें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका भी ऑडिट हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, उसका भी ऑडिट हो सकता है। सो आपका कॉस्ट ऑडिट जो है वो किन चीज़ों को इंक्लूड करता है, आपका दोनों चीज़ों को इंक्लूड करता है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी और कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज को भी। तो यहाँ पर आपकी दोनों चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं। प्लस आपका जो ऑर्डर है वो और क्या क्या चीज़ें प्रिस्क्राइब करता है कि भाई इसके अंदर हमने किन किन चीज़ों को देखना है, भैया इसके अंदर हमने किन चीज़ों को देखना है, इसके अंदर हमें देखना है यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, हमारा लेबर, एंड इसके साथ हमारा क्या है, अदर आइटम्स की कॉस्ट। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज़ों को ही देखना है। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों की हमने क्या करनी है, कॉस्टिंग का ऑडिट करना है। इन तीनों चीज़ों की कॉस्टिंग का ऑडिट करना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या यहाँ पे होगी, जो कॉस्ट ऑडिट है वो हमारा सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, अगर आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर हम उस कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस को भी इंक्लूड करते हैं। तो इसमें आपने मटीरियल, लेबर और अदर आइटम्स तीनों की कॉस्टिंग की बात करी है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें हमारी इंक्लूड हो जाएंगी। तो लेट्स फर्स्ट डू दिस फ्लो चार्ट। ओके, सो सेक्शन 148, ये सेक्शन 148 के अंदर क्या होता है, ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया उसके अंदर दो चीज़ें दी होती हैं कि भाई कौन सी कंपनीज़ को रिकॉर्ड मेंटेन करना है और कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनको कॉस्ट ऑडिट भी करवाना है और मेंटेन भी करना है कॉस्ट रिकॉर्ड्स को। तो यहाँ पर बेसिकली मतलब हमारा जो सेक्शन 148 है वो कॉस्ट ऑडिट को दो हिस्सों में बांट रहा है। मतलब हर कंपनी के लिए कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता। कुछ कंपनीज़ के लिए मैंडेटरी क्या होता है, सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। पर कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो इतनी क्रिटिकल होती हैं, जिनकी कॉस्टिंग पार्ट इतना क्रिटिकल होता है कि उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के साथ साथ कॉस्ट ऑडिट करवाना भी ज़रूरी होता है। तो मेंटेन करने हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स या फिर कॉस्ट ऑडिट कराना है, दोनों चीज़ें कहाँ दी हैं, आपकी ऑर्डर में। तो जैसे हम कारों में बोलते थे ना कि हर चीज़ ऑर्डर में ही लिखी हुई है, वैसे ही यहाँ भी हर चीज़ ऑर्डर में मेंशन है। तो ऑर्डर में क्या लिखा है, ऑर्डर फॉर, देखिए यहाँ भी ऑर्डर लिखा है ना, ऑर्डर फॉर सच क्लास ऑफ कंपनीज एज प्रिस्क्राइब्ड इन ऑर्डर। मतलब क्लास ऑफ कंपनीज जिनको सिर्फ मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड्स, वो भी ऑर्डर में मेंशन है, और क्लास ऑफ कंपनीज जिनको कॉस्ट ऑडिट भी करवाना है और साथ में मेंटेन भी करने, देख रहे हैं मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, और जिनको कॉस्ट ऑडिट भी करवाना है तो वो भी कहाँ मेंशन है आपकी, वो भी आपके ऑर्डर में मेंशन है। ऑर्डर फॉर सच क्लास ऑफ कंपनीज फॉर विच company has made an order for maintenance of cost records and which have net worth of such assets as may be prescribed and turnover of such assets as may be prescribed। तो मतलब उनको कॉस्ट ऑडिट तो कराना ही कराना है, साथ में अपने रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने हैं। अब एक चीज़ और, यहाँ पर एक चीज़ और स्टार पॉइंट में दी हुई है, वो ये है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि किसी और रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा रेगुलेट होती है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी हो गई, और बैंकिंग कंपनी के ऊपर एक और रेगुलेशन है RBI, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जहाँ पर कोई और रेगुलेटरी बॉडी भी गवर्न करती है, वहाँ पर अगर कॉस्ट ऑडिट उस पर्टिकुलर कंपनी पे अप्लाई हो रहा है तो वो इन कंसल्टेशन विद दैट पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी होगा। मतलब आपको उस रेगुलेटरी बॉडी से कंसल्ट करके ही उस पर्टिकुलर कंपनी पर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल करना होगा। ठीक है, आइए
और साथ में एक चीज़ और कि मैनर ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑडिट, मैनर कि ऑडिट कैसे करना है, मैनर ऑफ कंडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट भी कहाँ मेंशन है हमारा, ऑर्डर में। ठीक है, चलिए, कंपनीज ऑन विच मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज एप्लीकेबल। सो फाइनली हम यहाँ आ गए हैं उस पॉइंट पर। अब तक तो हम क्या बात कर रहे थे कि भाई एक ऑर्डर है, ऑर्डर के अंदर कंपनीज भी मेंशन है जिनको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, उसी ऑर्डर के अंदर वो क्लास ऑफ कंपनीज भी मेंशन है जहाँ पर आपने क्या करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन करने हैं और कॉस्ट ऑडिट भी कराना है। साथ में ऑर्डर के अंदर ये भी मेंशन है कि आपको ऑडिट कैसे करवाना है, मतलब ऑर्डर के अंदर सब कुछ मेंशन है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ब्रीफ में कि कौन सी कंपनीज हैं जिन पर कि कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी लगता है। चलिए, इन दिस रिगार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स। अब अभी देख रहे हैं कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स, इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के बेसिस पर हमारे बहुत सारे फॉर्म्स बनेंगे जो कि हमारे CRA 1, 2, 3, 4 ये फॉर्म्स होते हैं। CRA बेसिकली मतलब क्या है आपका, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट फॉर्म, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट फॉर्म। इन 4 फॉर्म्स के बारे में इन डिटेल हम यहाँ पर इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। एंड बिलीव मी, दिस इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू बेसिक पॉइंट्स। अगर आपको क्रक्स समझ में आ गया कि कॉस्ट ऑडिट बात किसकी कर रहा है, इट विल बी वेरी वेरी ईजी। और इस चीज़ को पढ़ने के लिए आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये सोचो कि भाई मुझे ये चीज़ समझनी है, क्यों कल को कॉस्ट ऑडिट करना पड़ सकता है, तो आई मस्ट गेट अवेयर ऑफ थिंग्स कि कॉस्ट ऑडिट कहाँ पर आपका लगता है। चलिए, सो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं क्लास ऑफ कंपनीज़ की जो कि ऑर्डर के अंदर मेंशन है जिनके ऊपर की कॉस्ट ऑडिट लगता है। तो ये मेंशन है आपके कहाँ पर, रूल 3 में। ये आपके कहाँ मेंशन है, रूल 3 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। क्या है आपके रूल्स हैं 2014, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014। और इसके अंदर जितने भी फॉर्म्स पढ़ेंगे वो सारे कहाँ से आपके हुए हैं, CRA 1, CRA 2, CRA 3, CRA 4, मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट फॉर्म। तो हम यहाँ पर फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, वो कहाँ से ड्राइव हुए हैं, बेसिकली उनके नाम यही इन्हीं रूल्स में से ही ड्राइव हुए हैं, तो इन्हीं रूल्स में ही मैंशनड हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे हम एज पर रूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। इसके अंदर एक चीज़ कि जो आपका रूल 3 है उसके अंदर बेसिकली 2 चीज़ों की बात करी गई है। तो वो 2 चीज़ें कौन सी हैं जिनके बारे में बात करी गई है, वो 2 चीज़ें हैं आपकी, एक तो रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ और दूसरी है आपकी नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़। एक है आपकी रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ और दूसरी है आपकी नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर जो रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर तो कुछ आपकी 6 इंडस्ट्रीज़ के नाम ना स्पेसिफाइड हैं, पर ये जो है ये है एक ओपन एंडेड लिस्ट, मतलब इसके अंदर आप कोई भी ऐसी कंपनी ऑर्डर में गवर्नमेंट डाल सकती है जहाँ पर उनको लगता है कि कॉस्ट ऑडिट क्या है आपका मैंडेटरी हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे पहले कई बार सुनने में आता था कि जो हार्ट में स्टंट्स डलते हैं उनकी कॉस्टिंग हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा थी, तो ग्रेजुअली कॉस्ट ऑडिट इस पर एप्लीकेबल हुआ एंड ग्रेजुअली इट वाज देन टेकन आउट कि भाई इतनी ज़्यादा इनकी कॉस्टिंग नहीं है, तो ग्रेजुअली उनके प्राइजेस क्या हो गए, डिक्रीज़। तो इस ओपन एंडेड जो लिस्ट थी उसके अंदर आपके हार्ट स्टंट्स, हार्ट वेल्व्स और इसके अलावा आपके ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, ये सब चीज़ों की कॉस्टिंग इसके अंदर इंक्लूड होती है। पर रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ में कुछ 6 चीज़ें होती हैं जो हम इंक्लूड करते हैं जिनके ऊपर की कॉस्टिंग मैंडेटरी है। जैसे आइए यहाँ देखते हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, एक ऐसी सर्विस जिसको कि हर एक सिंगल पर्सन जो होता है वो अवेल करता है। दूसरा, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ 6 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगना मैंडेटरी था, ताकि जो भी इनके प्रोड्यूसर्स हैं वो अनवांटेड या अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से कॉस्टिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ना लगा सकें। सो दीज आर द नेसेसिटीज़। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड शुगर। सो ये ऐसी 6 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगता है।
इसके अलावा कुछ नॉन रेगुलेटेड आपकी सेक्टर्स भी हैं। तो ये 6 तो आपको इम्पॉर्टेंट है, लर्न करने ही पड़ेंगे। टेलीकम्युनिकेशन, हम सबको पता है, आप अपने रूम में ही देखिए हर चीज़ है, फ़ोन, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, जनरेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, शुगर। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। इसके अलावा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में क्या आता है आपका, देखिए इसके अंदर आता है कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़, जैसे आर्म्स एम्यूनेशंस हो गया, टर्बोजेट्स हो गया, स्टील हो गया, एरोनॉटिक्स हो गया, कॉफ़ी एंड टी हो गया, टायर्स, सीमेंट, या फिर इंपोर्ट, प्रोडक्शन और ट्रेडिंग ऑफ क्या चीज़ें, मेडिकल डिवाइसेस, जैसे हार्ट वेल्व्स हो गया, स्टंट्स हो गया, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स हो गया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेट्रा लिखा हुआ है, पर यहाँ पर ऐसा कोई भी एक्सेट्रा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी एक्सेट्रा नहीं है, पर आपका यहाँ पर एक्सेट्रा है। तो इट मीन्स व्हाट कि ये जो है ये आपकी क्या है, ओपन एंडेड लिस्ट। तो इसके अंदर और भी कंपनीज आपकी और भी पर्टिकुलर चीज़ें जहाँ पर आपके गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भाई कॉस्ट ऑडिट ज़रूरी है, तो वो चीज़ें इस लिस्ट के अंदर हम लोग और डाल सकते हैं। और एक चीज़ और कि इन कंपनीज़ के अंदर फॉरेन कंपनीज़ भी इंक्लूड होती हैं। तो अगर आपकी कोई फॉरेन कंपनी है जो इन पर्टिकुलर चीज़ों में डील कर रही है तो उन पर भी कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा। सो अब हमने क्या पढ़ा कि रूल 3 हमारा क्या बात करता है, रूल 3 हमारा बात करता है रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ जिनके ऊपर की कॉस्ट ऑडिट लगता है। अब हम बात करते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर भी कॉस्ट ऑडिट कब लगेगा। तो इनके ऊपर मेंटेन करना तो तब मैंडेटरी होगा जब इनका टर्नओवर 35 करोड़ से ज़्यादा आए। आप देख रहे हैं ग्रॉस टर्नओवर ऑफ कंपनी कवरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ ₹35 करोड़ और मोर। और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में भी क्या है कि इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स तब मेंटेन करने हैं जब इनका जो टर्नओवर है वो 35 करोड़ या उससे ऊपर जाए ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ऑब्वियसली अगर मेरे पिछले साल का टर्नओवर 35 करोड़ से या उससे ज़्यादा है, 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो मेरे लिए मैंडेटरी क्या होगा कि मैं इस साल से कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना शुरू कर दूँ। तो हम लास्ट ईयर के टर्नओवर के बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं कि इस साल क्या मेरे ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड लग रहा है, मतलब मेंटेन करना कॉस्ट रिकॉर्ड अनिवार्य, इम्पॉर्टेंट, मैंडेटरी है या नहीं है। दूसरी चीज़, कॉस्ट ऑडिट कब आपका लगता है, तो कॉस्ट ऑडिट आपका तब लगता है जब आपके ग्रॉस टर्नओवर ऑफ कंपनीज, आप देख रहे हैं यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ग्रॉस टर्नओवर ऑफ कंपनीज ड्यूरिंग कवरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ 50 करोड़ और मोर। 1 सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंपनीज की, और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस की। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज़ मेरी कंपनी है वो शुगर भी बनाती है, टी भी बनाती है, कॉफ़ी भी बनाती है, सब कुछ बनाती है, ये 3 चीज़ें बनाती है। तो अगर मेरा इन तीनों का मिला के जो टर्नओवर है वो पिछले साल 55 करोड़ था, ठीक है, पर मेरा सिर्फ और सिर्फ शुगर का जो टर्नओवर था वो 23 करोड़ था, तो क्या मेरे ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगेगा, बताइए। तो क्या मेरे ऊपर कॉस्ट ऑडिट लगेगा, देखिए यहाँ पर है एंड, तो ग्रुप कंपनी का तो मेरा जो टर्नओवर है वो क्या है 50 करोड़ से ज़्यादा है, पर क्या मेरा इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस का कॉस्ट इससे ज़्यादा है, नहीं, इट इज़ 23 करोड़। तो मेरे ऊपर मेंटेन तो मुझे करना पड़ेगा, पर क्योंकि यहाँ पर देखें ग्रॉस टर्नओवर ऑफ कंपनी, इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं लिखा, तो मुझे उसके हिसाब से तो मेंटेन करने हैं कॉस्ट रिकॉर्ड, पर कॉस्ट ऑडिट मेरे लिए मैंडेटरी नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि मेरे ऊपर कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इलस्ट्रेशंस के साथ इसको समझेंगे एंड फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन प्लीज़ कीप रीडिंग माई नोट्स एंड थैंक यू।